जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे साम्राज्यों के बारे में हम लोगों ने देखा और इसी क्रम में हम लोग पहुंचते हैं दिल्ली साम्राज्य के अंतिम राजवंश, जिसका नाम था लोदी वंश। और इससे पहले के जो राजवंश हुए वो सभी क्या थे? तुर्की थे, सभी तुर्की साम्राज्य से थे, जबकि ये एकमात्र अफगान साम्राज्य से था। और आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो लोदी वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1451 में हुआ और 1526 ईस्वी तक ये चला। 1451 से लेकर 1526 तक चला और भारत में ये शुद्ध अफगान वंश था, यानी इससे पहले जितने थे वो तुर्की थे। और अफगान वाला पहला राजवंश की स्थापना करने वाला था बहलोल लोदी का शासनकाल जो चला वो चला 1451 से लेकर 1489 तक। और 1489 तक ये इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर अगले राजा आते हैं। तरह की तारीख ए दाऊदी के लेखक जो अब्दुल्ला थे उनके अनुसार बहलोल लोदी कह रहा है कि सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? लेखक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है एक पुस्तक के दौरान, पुस्तक का नाम क्या था? तारीखे दाऊदी। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो बहलोल लोदी था वो एक राजा की तरह पहले से सिंहासन पर नहीं बैठा होता था और प्रजा आती थी और बाद में बैठती थी। ये जस्ट उल्टा करता था, ये खुद खड़ा रहता था बाकी लोगों की तरह से। जब प्रजा बैठ जाती थी, दरबारी सारे बैठ जाते, सारे मंत्री और सारे जो गण वहां पे होते थे, लोग होते थे, वो सब बैठ जाते थे और बैठने के बाद उनके उपरांत ये क्या होता था? सिंहासन पर बैठता था। कराए कि एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था बहलोली सिक्का। पूछता है बहलोली सिक्का किस राजवंश के द्वारा चलाया गया? तो राजवंश में हो जाएगा लोदी वंश। अगर राजा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी, मतलब बकलोल लोदी कह सकते हैं, है ना। कह रहा है कि बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन था। ये नहीं, सिक्का इतना फेमस हुआ कि अकबर के काल तक चला गया, अकबर के शासन काल तक इसका सिक्का का प्रचलन रहा, यानी सिक्का काफी प्रचलित सिक्का था। अब इसका उत्तराधिकारी होता है सिकंदर लोदी। जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर लोदी इसका उत्तराधिकारी बनता है और ये 1489 से लेकर 1517 तक इसका शासनकाल चलता है। तो कह रहा है कि अगला शासक सिकंदर लोदी बनता है। इस वंश का सबसे योग्य शासक था, यानी ये लोदी वंश का सबसे योग्य शासक में सिकंदर लोदी की हम बात करेंगे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। 1504 में क्या करता है? आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 में अपनी राजधानी भी स्थानांतरित करता है। यानी 4 में राजधानी एक शहर की स्थापना करता है जिसका नाम था आगरा। आगरा का किला और आगरा के ताजमहल के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, 7 अजूबों में से एक है। तो वहीं पे आगरा शहर की स्थापना करता है। बाद में जाके वहां फिर शाहजहां ताजमहल बनाता है, पहले यह स्थापना होता है ना। और बाद में अपनी राजधानी यानी लोदी वंश की राजधानी कहां हो जाती है? आगरा हो जाती है। आगरा में ही सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया जिसको क्या कहा गया? बादलगढ़ का किला कहा गया। यानी बादलगढ़ के किले के नाम से आगरा के अंदर एक किला है और वो काफी फेमस है। और किस नाम से फेमस है? तो बादलगढ़ के नाम से ये फेमस है। इसने एक पत्रिका लिखी है, एक पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? तो ये है आपकी सिकंदर लोदी की है। नाम उसकी है गुलरुखी नामक एक पत्रिका लिखी। क्या नाम लिखा? गुलरुखी नामक से एक पत्रिका लिखने का काम किया, पत्र लिखने का काम किया। इसकी आज्ञा से आयुर्वेदिक ग्रंथों का क्या किया गया? फारसी में अनुवाद किया गया। आयुर्वेदिक ग्रंथों का किस में अनुवाद हो गया? फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फड़हंग ए सिकंदरी। क्या नाम रखा गया उस पुस्तक का? फड़हंग ए सिकंदरी, जो कि किस भाषा में था? फारसी। और किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? तो आयुर्वेदिक ग्रंथ। आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदिक इलाज दवा करने वाला जो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग होते हैं ना, 3 तरह के डॉक्टर होते हैं ना, होम्योपैथ, एलिपैथ, आयुर्वेदिक। होम्योपैथ, एलिपैथ और चीरने फाड़ने वाले एलियोपैथ। होम्योपैथ जो दाना उना देता है, लिक्विड देते हैं लोग, और जड़ी बूटी से जो होते हैं वो आयुर्वेदिक लोग होते हैं। तीनों में एमबीबीएस किया जाता है, तीनों के डॉक्टर लोग होते हैं, तीनों का विभाग अलग अलग होता है। कह रहा है कि इसके शासन काल में गायन संबंधित एक ग्रंथ बनाया गया, यानी गीत संगीत के लिए ग्रंथ बनाया गया। उस ग्रंथ का नाम क्या हुआ? लजवत ए सिकंदर। क्या नाम रखा उसका? लजवत ए सिकंदर शाही। एक ग्रंथ बनाया गया जिसमें गाने की तमाम परंपराओं को, संगीत का सुर कैसे हो, जैसे हिंदी साहित्य में जाइएगा तो आपको मिलेगा सारे गामा पादे नीसा नीत, है ना। तो ये क्या है? 7 सुरों का संगम है। वैसे ही अफगान शब्द, अफगान में मतलब अफगानी भाषा में इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक की रचना की जिसमें संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का कहना है कि पहला फारसी ग्रंथ ये माना गया है, यानी भारत में जो फारसी ग्रंथ है संगीत का, ये पहला ग्रंथ के रूप में माना गया।
अब इनका उत्तराधिकारी जो होता है, इनका अगला उत्तराधिकारी हो जाता है इब्राहिम लोदी। कौन होते हैं? इब्राहिम लोदी। और ये इस वंश के अंतिम शासक होते हैं और इन्हीं के साथ दिल्ली सल्तनत का द एंड हो जाता है और अब आता है मुगल। अब दिल्ली सल्तनत में किसका क्या होता है? मुगल को। देखिए मुगल को कौन इनवाइट करता है, कैसे? हमारे देश में अगर देखा जाए तो हर एक किसी राजा को, विदेशी को बुलाया गया यहाँ पे। अगर सिकंदर जैसा भारत में देश राजा आया और भारत में कुछ नहीं कर पाया, कारण क्या था? उस समय चंद्रगुप्त जैसा शासक था, उस समय चंद्रगुप्त जैसा शासक था, पोरस के जैसा था, विदेशी आक्रमण रुक गए। कारण था कि महान सम्राट अशोक जैसे शासक भारत में थे, समुद्रगुप्त जैसे शासक हुए, जिससे लोग डरता था। इतनी डर थी कि भारत के सीमाओं की तरफ उसकी आंखों की निगरानी भी नहीं पहुंच पाती थी। उसको पता था कि जाएंगे तो पटक पटक के मारेगा और पहुंचा देगा फिर इराक, ईरान, तेहरान, बगदाद तक। डर था। लेकिन बाद में क्या हुआ? राजा आपस में उलझ गए, एक दूसरे की पैर टांग खींचने लगे, एक दूसरे के साम्राज्य को हड़पने लगे। इस वजह से भारत क्या हो गया? खंड से खंडित हो गया और विदेशी लोग इसी तरह से भारत में आते रहे और हमारा देश की संपदा को लूट कर ले जाते रहे। देखा जाए तो प्राचीन काल में जितना हम सशक्त थे, मध्यकालीन में नहीं थे और आधुनिक में ही थे। अंग्रेजों को हटाने में, भगाने में हमको 190 साल लग गए। 190 साल लगे उसे यहां से भगाने में। सोचिए कितनी उसकी जड़ मजबूत थी। कारण क्या था? हमारे यहाँ ताकतवर राजा का नेतृत्व नहीं था, हमारे यहाँ शासन का नेतृत्व नहीं था, आपसी एकता नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। जब हुई, खदेड़ कर हम लोगों ने भगा दिया। तो ये होना देश के अंदर, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, ये होना बहुत जरूरी है। अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद होना चाहिए। चाहे किसी जाति, धर्म, मजहब के आप रहने वाले, किसी अलग भाषा बोलने वाले, कोई वो मतलब नहीं रखता है। आपका देश है, जिस देश ने आपको सींचा, जिस देश ने आपको अधिकार दिया, जिस देश ने आपको शरण दिया, उस देश के प्रति आपकी कट्टरता होनी चाहिए। बाकी देखिए बहुत सारे देशों से आपके पड़ोसी देश हैं, कूट कूट कर राष्ट्रीयता उनके अंदर भरी हुई है। वो चीजें अपने अंदर भी होनी चाहिए। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा अलग लेवल का है। अब सबसे पहले आपके लिए देश और देश का संविधान निर्भर करता है। संविधान है तो आपके पास अधिकार है और संविधान ही है तो आप देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। तो देश के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए, सभी के अंदर होनी चाहिए देश के प्रति भावना। तो आगे देखते हैं। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खां इसके साथ ही रहने वाले थे। कौन थे? आलम खां और दौलत खां, जो पंजाब के शासक थे, इनके साथ रहते थे। लेकिन देखिए कैसे इनके पीठ पर छुरा भोगता है लोग। साथ में रहने वाले लोग ही संबंधी, संबंधी मतलब समधी, समधी नहीं कह सकते उसको, मतलब संबंधी मतलब जुड़ाव हो, उससे रिलेशन हो, चाहे दोस्तीता हो या जो भी हो। तो दौलत खां और आलम खां थे। इन्होंने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए किसको बुलाया? बाबर को। जाना कि हम दोस्त हैं, नहीं मार सकते या मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, तो किसको बुला दिया? बाबर को इनवाइट किया कि आ जाओ भाई, एगो राजा उसको मारना है। और वो इतना चौपट था कि यहाँ पर ही आया और आने के बाद यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। इन लोगों को तो गुलाम बना ही लिया। पानीपत का कह रहा है कि प्रथम युद्ध, पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? प्रथम युद्ध होता है। और कब होता है? 1526। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526। और इसमें बाबर को किसने हरा? बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हराया ही नहीं, बल्कि उसकी हत्या कर दी, उसका सर कलम कर दिया। और हत्या करने के बाद लोदी वंश के ऊपर किसका शासन हो गया? मुगल वंश का। अब लोदी वंश का द एंड हो गया और मुगल वंश ने क्या कर लिया? ऐसे परंपरा भी थी, जिस वंश को आप हटा रहे हैं, जिस राजा को मार रहे हैं, उसकी सारी संपदा पर आपका अधिकार, सारे क्षेत्रों पर आपका अधिकार। वही टर्म के तहत क्या किया? बाबर ने अधिकार कर लिया किस वंश पे? लोदी वंश पे। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध के दौरान, यानी युद्ध भूमि में उसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। युद्ध के मैदान में उसे क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। तो ये था आपका इब्राहिम लोदी और लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत से तमाम चीजें क्या हो गई हैं? समाप्त हो चुकी है। अब जो अगला वंश आएगा वो मुख्य रूप से आपका, ऐसे देखा जाए तो मुगल वंश है। लेकिन दो राजवंश फूट के निकले थे दिल्ली सल्तनत से, आपको याद होगा, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। इन दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे, उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे और फिर हम लोग चलेंगे बाबर झाबर के पास, है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे संबंधित विभाग हैं, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये विभाग के नाम है, ये उससे संबंधित विभाग है, यानी इसका नाम और उससे संबंधित विभाग, किस विभाग का ये नाम है और किस राजा के काल में ये चीज शुरू की गई थी। तो दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज संबंधित किससे? ये अरबी शब्द है, इसलिए आपको उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। जो अरबी जानते होंगे उनको बेशक समझ में आएगी। तो किससे है? वित्त विभाग से संबंधित है। वित्त मतलब पैसा, लेन देन से संबंधित है। और ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन
खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग का नाम दिया था दीवान-ए मुस्तक खराज। वही अगर अगला बात करेंगे तो दीवान-ए कोही, क्या नाम है? दीवान-ए कोही, जो कि कृषि संबंधित है, कृषि विभाग है, और इसको शुरू किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अगले विभाग की बात करेंगे तो दीवान-ए अर्ज है, जिसकी शुरुआत जिसका संबंध है सैन्य विभाग से, सैनिक संगठनों से, सैनिक को ट्रेनिंग देने के संबंध से, और इसकी शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। वही है दीवान-ए-बंदगान। दीवान-ए-बंदगान दास, दास मतलब क्या होता है? गुलाम। दास मतलब गुलाम, गुलामों से संबंधित विभाग है, और सबसे अधिक गुलाम था ना फिरोज शाह तुगलक है, 1,80,000। कितना? 1,80,000। सबसे अधिक गुलाम रखने वाला दिल्ली सल्तनत का राजा है फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-खैरात, ये है दान विभाग। ये क्या किया था? लोगों को दान भी दिया था। कौन दिया था? फिरोज शाह तुगलक, है ना। बेरोजगारों को भत्ता दिया था, अस्पताल की स्थापना किया था, बहुत सारे नेक काम किया था फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर का जाल भी बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। फिर कहा दीवान-ए-इस्तकहाक, ये पेंशन विभाग था, पेंशन देता था लोगों को, जैसे आज पेंशन गवर्नमेंट देती है ना रिटायरमेंट के बाद, वैसे ही ये फिरोज शाह तुगलक। तो इतने कार्यकाल थे और इतने संबंधी विभाग थे जो इन राजाओं के शासनकाल में। कुछ ऐसे विभाग थे जिनके नाम था दीवान-ए-ईसा, जो पत्र विभाग था, चिट्ठी भेजने वाला, एक राजा दूसरे राजा को पत्र भेजता था, उसके विभाग का नाम था दीवान-ए-ईसा। काजी विभाग था, काजी न्याय करता था, काजी न्याय करता था। आज से कुछ वर्ष पहले आप रहिए तो गांव में एक पंचायत बैठती थी, पेड़ पे नीचे पंच होते थे, गांव का मुखिया चुना जाता था और वो लोग निर्णय देते थे। उस समय काजी होते थे। काजी किसमें होते थे? इस्लाम धर्म में होते थे। आज भी काजी लोग हैं, लेकिन आज मौलवी कहते हैं। काजी को क्या कहते हैं? मौलवी, जो निगाह पढ़वाते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वरीद, वरीद गुप्तचर विभाग होता था, सीक्रेट एजेंसी, आज भी है, IB, CBI, रो, ये सब है ना, वैसे ही पहले भी वरीद नाम का एक गुप्तचर विभाग होता था। फिर है दस्तार वंददान, ये उलमाओं का विभाग होता है। उलमा यानी जस्ट का मौलवी। उलमा मतलब उतने बड़े मौलवी नहीं, मतलब मौलवी, जैसे हमारे अभी समाज में देखे पंडित जी होते हैं, एक बहुत बड़े शंकराचार्य होते हैं और एक नॉर्मल पंडित जी होते हैं। तो उलमा का मतलब वही मौलवी। लेकिन अगर काजी की बात करेंगे तो काजी का मतलब होता है हेड। काजी कहा जाएगा हेड को, और उलमा कहा जाएगा उनसे जूनियर को। तो ये सब थे आपके दिल्ली सल्तनत से प्रमुख शब्दावली, और इसी के तहत हमने दिल्ली सल्तनत को इंड कर दिया है। 2 राजवंश अभी बचे हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, उसको भी हम लोग देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारियों के साथ।